नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपनी इस कक्षा के अंतर्गत। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं धातु, अधातु, उपधातु और उनके प्रमुख यौगिकों के बारे में। धातु और अधातुओं को हम पढ़ चुके थे और अभी हम चल रहे हैं धातुओं के यौगिकों के महत्वपूर्ण यौगिक जो हैं उनके बारे में, जो कि हमारे महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। आज फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हम बात कर चुके थे, लास्ट जो था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड तक की हम बात कर चुके थे और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे वाला जो हमारा क्या आता है 11 नंबर। और उस 11 नंबर पे हम जिसको लेते हैं वो दोस्तों हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से हम इसको जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कल हमने यहीं पे खत्म किया था। यहीं पे का मतलब है कि जब हम पढ़ रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड तो मैंने आपको कहा था कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको क्विक लाइम भी हम कहते हैं। क्विक लाइम क्यों कहते हैं इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको पानी में डालते हैं तो यह पानी में क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस क्रिया को हम क्या कहते थे, सेकिंग ऑफ लाइम, चूने का बुझना हम बोलते थे। और उस समय जो पानी हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, चूने का पानी के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं, बुझा चूना। अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है, इसके अन्य नाम की हम बात करें तो इसका अन्य नाम होता है बुझा चूना। बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अंग्रेजी में इसको हम क्या कहेंगे, सेक्ड। सेक्ड लाइम बोलते हैं इसको हम, स्लैक्ड लाइम, स्लैक, SL, स्लैक्ड लाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्लैक्ड लाइम बोला जाता है इसको। तो ये हो गया स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, इसको जब पानी में हम डालते हैं तो पानी जो होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको पानी में डालने पर, पानी में डालने पर पानी, पानी दूधिया, पानी दूधिया हो जाता है। पानी दूधिया हो जाता है, जिसको आप कह सकते हो कि भाई क्या प्राप्त होता है, दूधिया चूना प्राप्त होता है, दूधिया हो जाता है। उस पानी को क्या बोलते हो, उसको बोलते थे दूधिया चूना। क्या बोलते हैं उसको, दूधिया चूना बोलते हैं उसको, दूधिया चूना बोलते हैं। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इस दूधिया चूने का उपयोग करते हैं हम घरों के ऊपर सफेदी करने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसके उपयोग की बात करते हैं, इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। देखो, इसके उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग कहाँ है। एक तो इसका उपयोग वहीं करेंगे हम, कहाँ पर, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में इसका क्या किया जाएगा, एक तो उपयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में कहाँ करते हैं इसका उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर में। एक इसका उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बार बार आ रहा है, मैंने आपको कई बार कहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या होता है, रंग उड़ाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, इसको विरंजक चूर्ण के नाम से भी हम जानते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 कल पढ़ा था हमने, सीमेंट और औषधि बनाने में, सीमेंट व औषधि निर्माण में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, औषधि निर्माण में। और कहाँ करते हैं इसका उपयोग,
एक इसका उपयोग किया जाता है मिट्टी जो हमारी होती है, भूमि की अम्लता जो होती है उसको कम करने में, भूमि की अम्लता को कम करने में, भूमि की अम्लता को क्या करने में, कम करने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और चमड़ा व चीनी को साफ करने में, चमड़ा व चीनी, चमड़ा व चीनी को साफ करने, साफ का मतलब आप यहां पे लिख सकते हो वही विरंजन, साफ का मतलब विरंजन में, विरंजन में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है। और कोल गैस जो होती है, जो कोयले से प्राप्त होती है, उन कोल गैसों को शुद्ध करने में, कहां पर करते हैं, कोल गैसों को शुद्ध करने में, कोल गैसों को शुद्ध करने में, कोल गैसों को शुद्ध करने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा और कहां करते हैं, इसके अलावा और भी उपयोग है, पान मसाला, पान मसाला, इसके अलावा पानी, इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, पानी, तंबाकू आदि में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कुछ लोग जो तंबाकू वगैरह खाते हैं तो तंबाकू में चूना मिलाते हैं, इस तरीके से आपने खूब देखा होगा, और चूना मिलाकर फिर उसको क्या करते हैं, खाते हैं। तो वहां पर भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो दो उपयोग मैंने इसके इधर लिख दिए हैं, कोल गैसों को शुद्ध करने में, पान मसाला, पानी, तंबाकू आदि में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा कहाँ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में, कास्टिक सोडा में, सोडियम कार्बोनेट में, सीमेंट में, औषधि में, इन जगह पर इसका निर्माण करते हैं। भूमि की अम्लता को कम करने में, चमड़ा व चीनी को साफ करने। अच्छा, एक तो है भूमि की अम्लता को कम करने में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और एक आपने देखा होगा भूमि की क्षारकता को कम करने में किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का। तो वहां पर हम जिप्सम का उपयोग करते हैं, उसकी भी बात करेंगे हम। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो कौन सा है, अगला जो हमारा आता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसकी बात करेंगे, अभी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे। तो अगला है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप क्या बोल देते हो, जिसको आप जिप्सम बोलते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 12 नंबर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हो, इसको शॉर्ट में बोलते हो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। कहां से बनता है दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये बनता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम। तो इसका निर्माण कहां से होता है, अच्छा इसका फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला इसका सूत्र होता है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। CaSO4 पॉइंट हाफ H2O इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखो ये बनता कहां से है, बनता कहां से है, हमारे पास होता है जिप्सम। हमारे पास कौन होता है, जिप्सम होता है हमारे पास। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम जो है, इस जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O ये जिप्सम का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हम इस जिप्सम को क्या करते हैं, अब हम इस जिप्सम को करते हैं गरम। और गरम करते हैं तो क्या होगा, जिप्सम को गरम करते हैं कहां पर, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो क्या होगा, इसमें से 1.5 अणु जल का जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और आधा अणु जल का जो है वो क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। यानी कि CaSO4 जो हमारे पास है, इस CaSO4.2H2O को
हम क्या करते हैं, हम इसे करते हैं गरम। कितने टेम्परेचर पर गरम करते हैं, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गरम करते हैं। तो इसमें से कुछ जल का अणु जो होता है वो बाहर निकल जाता है। कितना बाहर निकल जाता है, CaSO4 पॉइंट, ये बच जाता है हाफ H2O। क्या बच जाता है, ये हाफ H2O बच जाता है। तो ये जो हाफ H2O हमारे पास बचा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को नाम दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं इसको, POP के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब ये POP जो होता है, आपने देखा होगा ये बहुत कठोर हो जाता है। क्यों होता है ये कठोर, क्योंकि ये जल को क्या कर लेगा, सोख लेगा, और जल को सोख कर क्या हो जाता है, ये कैड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये जल को सोख लेगा, जल का क्या कर लेगा, ये अवशोषण कर लेगा, ये जल को सोखता है। और जब ये जल को सोख लेता है तो क्या करता है, तो वापस से ये जिप्सम बना देता है। वापस से क्या बना देता है, वापस से ये जिप्सम बना देता है। और जिप्सम जो होता है वो कैसा हो जाता है दोस्तों, कैड़ा हो जाता है, यानी कि टाइट हो जाता है ये, ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये हमको मिलता कहां से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये जिप्सम से हमें प्राप्त होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसके साथ 2 अणु जो होते हैं वो क्रिस्टलीय जल के जुड़े हुए होते हैं। जब इस जिप्सम को हम 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसमें से 1.5 यानी कि लगभग 1.5 अणु जल का जो है वो बाहर निकल जाता है और आधा अणु जल का उसमें शेष रह जाता है। तो आधा अणु जल का शेष रह जाता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, जिसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, इसे नाम से जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा जब हम इसको यूज में लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। ये टाइट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब इसको यूज में लिया जाता है तो ये जल को वापस से क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जल को वापस से अवशोषित करने के कारण ये सूख कर कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं, टूटी हुई हड्डी वगैरह जो है उनको जोड़ने में हम इसका उपयोग किया जाता है। अब यहीं पे एक चीज और आती है कि अगर हम इसमें से पूरे में से जल को बाहर निकाल दें, जो ये हाफ H2O यहाँ पे बचा हुआ है, अगर हम इसको भी बाहर निकाल दें तो क्या होगा। तो अगर हम इसको भी बाहर निकाल दें जो ये बचा हुआ है तो क्या होगा, CaSO4 बच जाएगा हमारे पास। क्या बच जाएगा हमारे पास, CaSO4 बच जाएगा। और ये CaSO4 जो बच गया इसको नाम दिया जाता है मृत ज्वलित प्लास्टर। क्या कहते हैं इसको, मृत ज्वलित प्लास्टर कहा जाता है। इसको मृत ज्वलित प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसको कहा जाता है मृत ज्वलित प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो क्रिया हमारे पास हो रही है, कौन सी, ये वाली, जिप्सम जो कैड़ा हो रहा है, या ये कहें कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जो कैड़ा हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं। जब ये कैड़ा होता है तो इस क्रिया को नाम दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाता है, तो इस प्रक्रिया का नाम हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। इसको बोल देते हैं POP का जमना, इसको हम बोल देते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सेल्टिंग, सेल्टिंग ऑफ POP के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो वापस से ध्यान रखना कि जिप्स प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसको हम जिप्सम से प्राप्त करते हैं। जिप्सम के अंतर्गत कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 अणु क्रिस्टलीय जल के होते हैं। जब हम इसको 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5 यानी कि लगभग 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है और आधा अणु जल का जो है वो बच जाता है। तब उसे नाम दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.2H2 हाफ H2O जो होता है उसको बोल देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसको यूज में लेते हैं तो ये क्या करता है, वापस से जल को अवशोषित कर लेता है और वापस से जल को अवशोषित करके ये कठोर हो जाता है। और कठोर होने की क्रिया को क्या कहा जाता है,
पीओपी का जमना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, सेल्टिंग ऑफ पीओपी इसको कहा जाता है। यदि हम इसको इतना गर्म कर दें कि इसमें से ये हाफ H2O जो है वो भी बाहर निकल जाए, तो फिर ये केवल क्या बच जाएगा, CaSO4 का चूर्ण बच जाएगा, और उसको हम क्या नाम देते हैं, उसे कहा जाता है मृत ज्वलित प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से। अब देखते हैं इसके उपयोग कहां किए जाते हैं। तो इसके उपयोगों की बात कर लेते हैं अब हम। उपयोग, इसके उपयोग कहां किए जाते हैं वो देखिए। इसके जो उपयोग करते हैं, एक तो सबसे अच्छा तो उपयोग आप जानते ही हो कि टूटी हड्डियां वगैरह जो होती हैं इनको जोड़ने में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके अलावा खिलौने, मूर्तियां वगैरह बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने मूर्तियां बनाने में, खिलौने व मूर्तियां बनाने में, खिलौने व मूर्तियां बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, इसके अलावा चौक बनाने, चौक बनाने, कागज बनाने, दांतों पर प्लास्टर करने, दांतों पर प्लास्टर करने में, दांतों पर प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। और एक इसका उपयोग जो होता है, ये साधारण नमक जो होता है इसके स्थापन में, साधारण नमक मिलाने से इसके स्थापन में वृद्धि हो जाती है। यानी कि पीओपी जो होता है वो फिर ज्यादा कठोर हो जाता है। इसके स्थापन में क्या हो जाती है, इसके स्थापन में वृद्धि हो जाती है। इसके स्थापन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एक अलग से आप चाहो तो इसको पॉइंट को डाल सकते हो कि इसको नोट डाल के याद रखना कि NaCl अगर मिला दिया जाए पीओपी के अंतर्गत तो इसका जो स्थायित्व होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए कि भाई अगला जो आएगा वो हमारा कौन सा आता है। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा नंबर आता है अपना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है 13 नंबर पे आता है कैल्शियम कार्बोनेट 13। कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं कि भाई इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CaCO3। CaCO3 जो है ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है, ये पृथ्वी पर चूने के पत्थर के रूप में, खड़िया के रूप में, संगमरमर के रूप में। खड़िया स्लेट वगैरह पे लिखने के लिए हम जिसका उपयोग करते थे ना वो खड़िया होता था, पेंसिल जिसको अपन बोल देते थे। तो किस रूप में मिलता है, तो इसकी प्राप्ति किस किस रूप में होती है वो भी ध्यान रखना। इसकी प्राप्ति की अगर हम बात करें तो किस रूप में होता है, ये चूना पत्थर के रूप में, चूना पत्थर। इसके अलावा खड़िया, खड़िया को याद रखो पेंसिल से आप, खड़िया
पेंसिल। इसके अलावा हम बात करें तो संगमरमर, किस रूप में मिलता है ये? संगमरमर। या फिर डोलोमाइट, डोलोमाइट आदि रूपों में ये पाया जाता है, आदि खनिज के रूप में। आदि खनिज के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है। और उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग कहां किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा है ये तो इसका उपयोग कहां किया जाता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसका उपयोग किया जाता है चूना। इसका उपयोग किया जाता है चूना, सीमेंट, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा जो था अपना, धावन सोडा, धावन सोडा। इसके अलावा कांच, पेपर व दंत मंजन, कांच, पेपर व दंत मंजन। दंत मंजन आदि बनाने में, आदि बनाने में हम इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, बस इसके बारे में इससे ज्यादा कोई भी डिटेल अपने पास है नहीं, तो अपने को याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। अगला जो आता है दोस्तों वो आता है अपना विरंजक चूर्ण, जिसको अपन काफी देर से पढ़ रहे हैं कि भाई बार बार इसको पढ़ा है कि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बार बार आता है। ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है ये विरंजक चूर्ण, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये आता है अपने 14वें नंबर पे, विरंजक चूर्ण। अंग्रेजी नाम में काफी देर से आपको बता रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या है इसका सूत्र? इसका सूत्र है, और सूत्र के साथ ही मैं इसका रासायनिक नाम भी बता रहा हूं। इसका सूत्र होता है CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इस फॉर्मूले से एक नाम निकल के आता है इसका, इसके साथ कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोराइड है, तो नाम क्या निकल के आता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या हो जाता है इसका? तो इसका रासायनिक नाम याद रखना है, रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका नाम होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैसे रंग का पदार्थ होता है ये? यह पीले सफेद रंग का, पीले सफेद रंग का, पीले सफेद रंग का क्या होता है? कैल्शियम का ऑक्सी चूर्ण होता है, तो पीले सफेद रंग का होता है ये। तो सूत्र हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया, क्या हो गया? पीले सफेद रंग का पदार्थ होता है। अब आता है इंपॉर्टेंट जो चीज है कि भाई इसका उपयोग कहां करते हैं। तो इसके उपयोग में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही ध्यान रखनी है अपने को। तो इसका उपयोग कहां किया जाता है वो लिख लेते हैं, उपयोग। देखिए इसका उपयोग कहां कहां करते हैं। एक तो कहां करेंगे? कपास वगैरह जो होते हैं, धागे वगैरह जो होते हैं, लीलेन जो होती है, कागज की लुगदी जो होती है, इन सब चीजों के अंतर्गत रंग उड़ाने में, उनके विरंजन में। तो कपास, कॉटन जो होती है ना, कॉटन, कपास, कॉटन, लीलेन, लीलेन भी जो है वो कपड़ा आता है, धागा होता है, लीलेन का भी जो होता है ना, लीनेन।
और कागज की लुगदी, कागज की लुगदी, लुगदी को बोला जाता है पल्प, कागज की लुगदी जिसको क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, पल्प। के विरंजन में, के विरंजन में यानी कि इनका रंग उड़ाने में, के विरंजन में इसका क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पीने योग्य जो पानी होता है उसको कीटाणु रहित करने में, पीने वाले पानी या पेयजल, शॉर्ट में कर देता हूं पेयजल, पेयजल को क्या करने में, कीटाणु रहित, कीटाणु रहित करने में, कीटाणु रहित करने में। एक होता है क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CCl4 के औद्योगिक उत्पादन में, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये मैंने आपको बता रखा है, जहां भूल जाओ या जहां पर कम याद रहे वहां पर इसको और ऐड कर लो। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रिएक्टेंट के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीकारक, एक बहुत ही प्रबल ऑक्सीडेंट होता है ये। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। और ऊन को सिकुड़ने से रोकने में, ऊन को सिकुड़ने या असिकुड़नीय बनाने में, ऊन को असिकुड़नीय यानी कि ताकि वो सिकुड़ नहीं पाए, ऊन को असिकुड़नीय बनाने में, अनश्रिंकेबल आप कह सकते हो, असिकुड़नीय बनाने में। इन जगहों पर हम दोस्तों इसका क्या करते हैं, उपयोग। तो एक तो हो गया कपास लीलन कागज की उदी में, दूसरा हो गया पेयजल को कीटाणु रहित करने में, तीसरा इसका उपयोग हो गया क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक उत्पादन में, एक इसका उपयोग हो जाता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और एक हो गया प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, और एक उपयोग हो गया इसको ऊन को अनश्रिंकेबल बनाने में, ताकि ऊन जो है वो सिकुड़ नहीं पाती है। इन जगहों पर दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है, जिसको हम नाम देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण के नाम से जिसको हम जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो कौन सा होता है, अगला जो है वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। 15 नंबर पे, 15 नंबर पे जो आता है वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको अपन कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। फॉर्मूला भी इसका लिख रहे हैं अपन, तो फॉर्मूला क्या होता है, MgO। क्या है इसका फॉर्मूला, सूत्र होता है इसका MgO है, सूत्र इसका क्या होता है, MgO के नाम से हम जानते हैं। नाम से ही पता चल रहा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है अपना, इसको MgO के नाम से भी जानते हैं। और इसका दोस्तों एक सिंपल सा उपयोग याद रखो बस, इसका उपयोग कहां करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में। उपयोग पेट की अम्लता को क्या करने में, दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। पेट की अम्लता को
दूर करने में। इसका उपयोग किया, ठीक है। इसी के से बना हुआ, जब इसका जल अपघटन करा देंगे तो इसी से हमें एक और बन जाता है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। इसका सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको एक नाम दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं इसका अन्य नाम ध्यान रखना, इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका उपयोग भी हम कहां करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में। इसका उपयोग कहां होता है, इसका उपयोग भी होता है पेट की अम्लता को दूर करने में। पेट की अम्लता को दूर करने में। कौन से लवण होते हैं वो पेट की अम्लता को दूर करने में, इनो फ्रूट लवण जो होते हैं, इनो साल्ट जो आप पढ़ते हो ना, वहां पर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एक उपयोग और भी है इसका, चीनी जो होता है उस चीनी के निष्कर्षण में। कहां करते हैं एक और उपयोग, चीनी के निष्कर्षण में, या आप कह सकते हो चीनी उद्योग में। चीनी उद्योग में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब देखो, पेट की लवणता को दूर करने में एक और भी काम में आएगा जिसको अपन नाम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। उससे कौन से लवण यहां से बनते हैं, इनो लवण, और उससे जो बनाए जाते हैं उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, एप्सम लवण के नाम से भी हम उनको जानते हैं। तो वहां पर किया जाता है किसका उपयोग, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसके उपयोग की बात करते हैं। तो अगला हम यही ले लेते हैं, 16 के बाद 17 नंबर पर कौन सा आ जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको अपन बोल देते हैं 17 नंबर। मैग्नीशियम सल्फेट, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, MgSO4। एक अन्य नाम भी होता है एप्सम लवण। क्या कहते हैं इसको, एप्सम लवण के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है पेट संबंधी रोगों की दवाई बनाने में। उपयोग पेट संबंधी रोगों की दवाई बनाने में। दवाई बनाने में। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो नेचर होती है ना, वो ही दस्तावर होती है। इसकी नेचर कैसी होती है, अगर इसकी प्रकृति आपसे पूछा जाए कि भाई ये किस नेचर का होता है, तो इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति होती है दस्तावर, कि ये दस्त लगाता है।
दस्तावर प्रकृति होती है इसकी। ठीक है, ये लीजिए। अगले की हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बाद एक आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है। 18 नंबर पर हम ले लेते हैं किसको, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। क्या होता है इसका फॉर्मूला, सूत्र होता है इसका MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको और भी नामों से जान सकते हो, या ये कह सकते हो कि आप ये किस रूप में मिलता है, तो ये मिलता है मैग्नेसाइट या डोलामाइट जो अयस्क होते हैं ना, उन रूपों में ये निकलता है। तो किस रूप में मिलता है ये हमको, ये मिलता है डोलोमाइट, डोलोमाइट या मैग्नेसाइट, डोलोमाइट या मैग्नेसाइट अयस्कों के या खनिज के रूप में मिलता है ये, खनिज के रूप में। और इसका उपयोग कहां करते हैं वो भी लिख लेते हैं। मैग्नीशियम के ज्यादातर जो होते हैं ना, उनका उपयोग किया जाता है पेट संबंधी रोगों की दवाई बनाने में। ये कॉमन सी बात याद रखो कि मैग्नीशियम के ज्यादातर जो होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, पेट संबंधी रोग जो होते हैं उनकी दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग भी कहाँ करेंगे, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने और दंत मंजन बनाने में, दंत मंजन बनाने में, रंजक व शाही बनाने में, रंजक डाइज जिसको बोलते हैं, ये भी तीसरी चौथी बार आ रहा है, रंजक व शाही बनाने में, रंजक व शाही निर्माण में, और जिप्सम में, जिप्सम बनाने में, और एक होता है फेस पैक जो होते हैं, फेस पैक के निर्माण में। इन जगहों पर दोस्तों इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना मैग्नीशियम अल्वा जो होता है, एल्वा के नाम से जिसको अपन जानते हैं। तो मैग्नीशियम एल्वा जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, देखिए कौन से नंबर पे आएगा ये, 18 नंबर पे, 18 नंबर पे आता है मैग्नीशियम एल्वा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल टू OH का होल ट्वाइस पॉइंट MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट पॉइंट 3H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में क्या होते हैं, 3 अणु जल के लगे होते हैं। तो इसका नाम क्या है, यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, इसको तो बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको तो क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट। और ये वाला जो है, इसके बारे में आप जानते हो, बताया था मैंने पहले आपको कि इस तरीके से अगर कोई पॉइंटों में लिखा हुआ होता है तो फिर उसको हम क्या नाम देते हैं। अगर इस तरीके से कोई पॉइंटों में लिखा होता है तो उसको हम क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टलीय जल। तो ये हो गया इसके साथ कौन सा जल, क्रिस्टलाइन वाटर। ये हो गया क्रिस्टलीय जल। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई इसका उपयोग कहां करेंगे, तो सेम पेट की अम्लता को दूर करने में। इसका उपयोग कहां करेंगे, इसका उपयोग किया जाएगा पेट की अम्लता को दूर करने में। पेट की अम्लता को दूर करने में। ठीक है, और देखिए अब हम जैसे मान लीजिए बात करें तो भाई अगला अपना कौन सा है, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के उपयोग और लिख देता हूं। इसका उपयोग और भी होता है, रबर पूरक औषधि के निर्माण में भी एक जगह किया जाता है, वो भी मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं। तो इसका एक और उपयोग होता है रबर पूरक औषधि के निर्माण में। रबर पूरक औषधि के निर्माण में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों हमारे पास जो हमारी धातु धातु और उपधातु जो होती है वो बची हुई है। तो आगे हम बात करेंगे अब किसके बारे में, उपधातुओं के बारे में। तो उपधातुओं की बात हम करेंगे दोस्तों किसके अंतर्गत, 17-18 पूरे हो गए ना। ये एक बार देख लेता हूं मैं, कल हम 10 तक पढ़ चुके थे, आज कौन सा हुआ है हमारा 11वां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 12वां हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, 13वां हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, 14वां हो गया विनंजक चूर्ण, 15वां हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, 16वां हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 17वां मैग्नीशियम सल्फेट, 18वां हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, और 19वां ये गड़बड़ हो गया। ये कौन सा नंबर है, ये है हमारा 19 नंबर। तो 19 नंबर पे आ गया हमारा मैग्नीशियम अल्वा। तो लगभग जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे ही मैं आपको करवा चुका हूं। अब हम उपधातु जो बची हुई है, इन उपधातुओं की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।